अध्याय 29 एक राजकुमारी के रूप में रहना। हालांकि ड्यूक रेवेनहुक के गुट के रईसों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी मिल्टियड्स ने मुझे राजकुमारी और वैध उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने घोषणा की, मैं अमेलिया प्रिसिला लक्स वेओस राहेल को राहेल की शाही राजकुमारी के रूप में रख रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। यदि वह आपकी उत्तराधिकारी है तो क्या आप उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार दे रहे हैं? महाराज, ये बकवास है। शाही राजकुमारी के रूप में वह सिंहासन की कतार में पहली होगी। इसका राहेल के भविष्य के लिए कोई मतलब नहीं है। महामहिम, कृपया पुनर्विचार करें। ड्यूक रेवेनहुक के गुट से लेकर रूढ़िवादियों तक कई रईसों ने आपत्ति करने की कोशिश की। सब व्यर्थ। इसका कोई मतलब नहीं है, एक अजीब सी आवाज ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। तब मैं इसका अर्थ समझाऊंगा, मिल्टियड्स ने जोर देकर कहा। फिर उसने अपनी तलवार कमरे के बीच में फेंकी, जिससे वह नीचे गिरी और सभी लोग तुरंत चुप हो गए। हर कोई उसकी सुनहरी आंखों के पीछे खून की प्यास देख सकता था। माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि जो कोई भी सम्राट का विरोध करेगा उसकी मौत हो जाएगी। उसका इतिहास लोगों को अचानक मारने का था, इसलिए वे उससे बात करते समय सावधानी बरतते थे। मैंने अपना सिर हिलाया। यह अत्याचार था, इसी कारण सभी लोग उन्हें तानाशाह कहते थे। काउंट डगलस, जिसे 30,000 प्रतिबिंब लिखने की सजा मिली थी, को पदावनत कर एक बैरन बना दिया गया। क्यों? मिल्टियड्स उन्हें पसंद नहीं आया। क्या उसे ऐसा करना बिल्कुल पसंद था या नहीं? वह इतना छोटा नहीं हुआ करता था। मुझे मिल्टियड्स को अपनी ताकत से विपक्ष पर दबाव बनाते हुए देखने में मजा नहीं आया। उसे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ, मैंने मन ही मन बुदबुदाया। कैलियन, जो शायद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे बगल में खड़ा था, उसने मेरी बातें सुनी और हंसा। महामहिम केवल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। मुझे पता है, इसीलिए मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैंने कहा। मुझे बस मेरे पिताजी की जरूरत है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह उदास लग रहा था। सेंतेस, वह भावुक होकर फुसफुसाया। मैं खूब मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राजकुमारी थी या शाही राजकुमारी। मिल्टियड्स मेरा था, वह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। महामहिम आपके लिए पीछे हट रहे हैं। यदि उन्हें खून निकालना होता तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते। वह रोक रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मैं चौंक कर बोला। कैलियन ने सिर हिलाया। मुझे डर था कि आज लगभग 50 लोग मर जाएंगे। ये देखते हुए कि उसने कितनी आसानी से रक्तपात का उल्लेख किया, मैं बता सकता हूँ कि कैलियन वास्तव में मिल्टियड्स के लोगों में से एक था। अचानक किसी ने आवाज लगाई। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अस्थिर स्थिति के बावजूद शांत दिखाई दे रहा था। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाली राजकुमारी को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने सोचा था कि मिल्टियड्स तुरंत अपनी तलवार खोल देगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने सवाल का जवाब दिया। क्योंकि वह मेरी बेटी है, उन्होंने कहा। इस कथन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पास आज छुट्टी घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब से हर साल मैं ये दिन मना रहा हूँ। जब लूसियाना ने मेरी पीठ थपथपाई तो मैंने खुशी के अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। मिल्टियड्स की स्पष्ट प्रतिक्रिया और बकवास न करने वाले रवैये के सामने कोई भी आगे कुछ नहीं बोल सका। अजीब सी खामोशी के बीच कैलियन मेरी ओर झुक गया। सेंतेस, चलो वापस चलते हैं। हम पहले से ही, मुझे लगता है कि अभी भी बात करनी बाकी है। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा है कि आप यह न देखें कि आगे क्या होता है। आह, पिताजी उग्र होने वाले हैं। मेरी आंखें चमक उठी। मैं उसे रोक दूंगा। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा जबकि कैलियन ने लुसियाना को आंसुओं से भरी नजरों से देखा। लुसियाना ने आह भरते हुए कहा, सेंतेस, वयस्कों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। कैलियन के आश्चर्य पर मैं संकोचपूर्वक मुस्कुराया। ताजपोशी के पीछे भारी हंगामे के बावजूद आखिरकार मुझे मेरा खिताब दे दिया गया। राजकुमारी बनने पर बधाई, लूसियाना ने खुशी जताई। अब आप आधिकारिक तौर पर राहेल शाही परिवार का हिस्सा हैं।
मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे सिंथेस कहलाने की आदत थी? मैंने आश्चर्य से अपना सिर झुका लिया। क्या अब मुझे आपको महामहिम कहना चाहिए? नहीं, आप मुझे सिंथेस कहकर बुलाना जारी रख सकते हैं। मैं अब भी एक हूँ, मैंने जवाब दिया। गोद ली गई अधिकांश संतों को तब तक अपनी पदवी छोड़नी पड़ी जब तक कि वे वयस्कों के रूप में पवित्र वियो साम्राज्य में वापस नहीं लौट आईं। मैं एक अपवाद था। लूसियाना ने उसी का जिक्र करते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि पोप विशेष समझौते को स्वीकार करेंगे। मैं उससे सहमत था। इस बार गोद लेने की प्रक्रिया सामान्य से अलग थी, इसलिए पोप और सम्राट एक विशेष शर्त पर सहमत हुए। भले ही मुझे शाही राजकुमारी की उपाधि मिल जाए, फिर भी मैं सिंथेस की उपाधि धारण करूंगी। ठीक है, यह अच्छी बात है। इसके कारण मैं अभी भी पवित्र महिला हूँ, मैंने उत्तर दिया। व्यवस्था में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह सब अतीत की बात थी। मेरे राजकुमारी बनने का जश्न मनाने के लिए पिताजी ने उस अलग महल में और अधिक उपहार भेजे जिसमें मैं वर्तमान में रहती थी, और मेरा कमरा और भी अधिक वस्तुओं से भर गया था। कपड़े, गहने, सजावट और यहाँ तक कि लोग भी। मुझे महामहिम की प्रतीक्षारत महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। कृपया मुझे मार्गरेट कहकर बुलाएं, मुझे सौंपी गई नौकरानियों में से एक ने कहा। हम सभी महामहिम का अभिनंदन करते हैं। मुझे पता था कि मुझे उनका अभिवादन करना चाहिए, लेकिन मैं अजनबियों से मिलने में शर्माता था, इसलिए लुसियाना ने मेरी ओर से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महामहिम आप सभी का स्वागत करती हैं। हम महामहिम को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद देते हैं, नौकरानियों ने एक स्वर में कहा। मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं लुसियाना से चिपकी हुई थी और उनकी ओर देख रही थी। महामहिम ने आपके महल के लिए अतिरिक्त नवीकरण का आदेश दिया है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए अलग महल में रहना होगा, मार्गरेट ने समझाया, और लूसियाना ये जांचने के लिए मेरी ओर मुड़ी कि मैंने इसके बारे में क्या महसूस किया। मुझे दुख था कि मैं हिल नहीं सकता था, लेकिन मैंने इसे सहजता से लिया। मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मार्गरेट मुस्कुराए। जिस अलग महल में मैं रह रही थी वह विदेशी मेहमानों के लिए था। मेरे साथ एक अतिथि की तरह व्यवहार किया गया क्योंकि वियोस के राजपूत भीतरी महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे इस बात पर जोर देते रहे कि उन्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत है। वे वियोस वापस कब जाएंगे, कौन जानता है? लूसियाना ने अजीब सी हंसी के साथ उत्तर दिया। क्या वे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मैं अभी भी एक संत हूँ? उसकी चुप्पी ने मेरे अनुमान की पुष्टि कर दी। उन्हें वापस भेजो, मैंने गुस्से से कहा। उसने अपना सिर हिलाया। ये निर्णय लेना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। ओह, वह पोप बहुत परेशान करने वाला है। मुझे पता था कि ऐसा होगा। मैं रोया। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। लूसियाना ने मुझे शांत करने की कोशिश की। कृपया धैर्य रखें। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। अगर उन्हें सचमुच मेरी परवाह होती तो वे मुझे अकेला छोड़ देते। वे आपकी मातृभूमि के हैं। मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तभी मैंने निर्णय लिया। आज से मैं राहेल से हूँ। लूसियाना ने चुपचाप मेरी ओर देखा। उसकी आंखें करुणा से भरी थी। उसे अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तुम भी, लूसी? वह झिझकी। क्या यह ऐसे ही कार्य करता है? हाँ, हम हमेशा साथ हैं। मेरी मुस्कुराहट ने उसकी जुबान पर क्लिक कर दिया, लेकिन उसने तुरंत मेरे फैसले पर सहमति दे दी। मुझे अच्छा लगा कि उसने कैसे जल्दी हार मान ली। ठीक है, उसने सहमति व्यक्त की। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा मेरे साथ होना कितना अच्छा है, मैंने उसे जोर से गले लगाते हुए कहा। और उस नोट पर मुझे याद है कि हम पहली बार कैसे मिले थे। जब मैं पहली बार प्रिसिला बनी तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाए और हंगामा खड़ा कर दिया। लुसियाना मेरी सौंपी गई आखिरी नौकरानी थी और एकमात्र व्यक्ति थी जिसने मेरी बात सुनी थी। क्या आप अब भी वापस जाना चाहते हैं? उसने पूछा। नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ईमानदारी से कहा।
मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि मुझे कोरिया में अपने घर की याद नहीं आती या मैं दुखी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी वर्तमान स्थिति के साथ शांति बना ली है। मैंने इस दुनिया में जीने का फैसला किया। आप और पिताजी मेरे पास हैं, इसलिए मैं ठीक हूँ। संतेश। उसकी व्याकुल अभिव्यक्ति ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। शायद यह मेरे जवान शरीर की वजह से था, लेकिन मुझे एक्टिंग थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। लूसी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना? हाँ, मुझे पता है। तो फिर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, ठीक है? वह हंसी। हाँ, मैं करूँगी। उसने मेरे बिगड़े हुए तरीकों का सहारा लेते हुए वादा किया। मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ, लूसी। मुझे वास्तव में आप ही पसंद हो। हवा में गर्माहट और आरामदायक एहसास बना रहा। मुझे अपने घर के बारे में, लेकिन लूसियाना के साथ मेरी बातचीत के बारे में सोचकर थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। मुझे प्रोत्साहित करें, ठीक है? उस मामले में, लूसी। उसने झट से पकड़कर मुंह बना लिया। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो। सन से राजकुमारी बनी के अलावा अलग महल में वेयोस के राजपूत और भूमिगत जेल के वे सभी लोग भी रहते थे जिन्हें अमेलिया ने बचाया था। आप सभी को पवित्र महिला ने बचा लिया है, इसलिए अपना शेष जीवन उसके लिए जियो। बचे हुए लोगों के प्रति अपनी अवमानना को छिपाने में असमर्थ राजपूतों ने जब भी उन्हें देखा, कहा। सभी लोग अलग अलग उम्र और लिंग के थे, और वे अलग अलग घरानों से आए थे। चूंकि उनके बीच अपराधी और दास थे, इसलिए राजपूतों ने उनके साथ दबंग तरीके से व्यवहार किया। कैस के लिए भी ऐसा ही था। अरु, तुम। बचे हुए लोगों के क्षेत्र में घूम रहे एक योद्धा क्लॉड को बुलाया गया। वह स्पष्ट रूप से कैस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैस ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। वह हरामी, वह बुदबुदाया। उसका चेहरा अपमान से विकृत हो गया। अरु, तुम। उसने फिर कोशिश की। आप बहरा हैं। जब क्लॉड ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे दीवार के खिलाफ फेंक दिया तो कैस ने दर्द भरी घुरघुराहट निकाली। दर्द सहते हुए उसने राजपूत की आंखों में देखा। कैस की काली आंखों में जानलेवा क्रोध देखकर क्लॉड के मन में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वह एक क्षण के लिए झेप ही गया। ऐसा करने के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने गुस्से में कैस को और भी जोर से घूरकर देखा। तुम कुतिया की औलाद। उसे बच्चे के हाव भाव में विद्रोह पसंद नहीं आया। वह और कुछ नहीं बल्कि संत की असीम दया से प्रभावित एक परजीवी था, इसलिए क्लॉड को उसे सबक सिखाना पड़ा। कैस को कुछ खूंटे गिराने की जरूरत थी ताकि वह अपनी जगह सीख सके, और क्लॉड उसके लिए ऐसा करने के लिए दृढ़ था। आखिर अगर बच्चा अभी ऐसा है, तो बड़ा होने पर उसका कितना बुरा हाल होगा। क्लॉड ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार सिर में चोट लगने के बावजूद कैस ने कोई आवाज नहीं निकाली, जिससे उस व्यक्ति ने उसे और भी अधिक मारने से मना कर दिया। हालांकि दुर्व्यवहार से जीवित बचे लोगों में हंगामा हो रहा था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। उनके लिए कैस एक अलग तरह का अस्तित्व था। कैस की त्वचा फट गई और घाव से खून बहने लगा, फिर भी उनके हाव भाव नहीं बदले। क्लाउड को सहज रूप से पता था कि वह तब तक नहीं झुकेगा जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से टूट न जाए। आइए देखें कि क्या वह तलवार का सामना करने पर भी इस कृत्य को जारी रख सकता है, क्लॉड ने खुद से व्यंग्य करते हुए शर्त लगाई। उसने झटके से अपने ब्लेड को खोल दिया और जैसे ही उसने उसे नीचे घुमाया, धातु के आपस में टकराने की आवाज थोड़ी देर के लिए हवा में गूंज उठी। अगली बात जो उसे पता चली वही कि उसकी तलवार उससे छीन ली गई थी। यहाँ क्या चल रहा है? अमेलिया ने गुस्से से पूछा। वह क्लॉड की तलवार जब्त करने के दोषी लुडविग के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर राजपूत आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। मैं इस बच्चे को सबक सिखा रहा था। एक सबक? किस पर? शिष्टाचार पर, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। अमेलिया मुस्कुराए। अचानक एक तेज धमाका हुआ और क्लॉड एक घुटने पर गिर गया। उसने उसे लात मारी थी। वह किस लिए था? वह चिल्लाया। फिर उसने कुछ और जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया, तभी अमेलिया ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे घुटने पर लात मार दी। मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखा रही हूँ, उसने शांत भाव से कहा।
अब उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। क्या आप नहीं जानते कि जब भी आप मुझे देखें तो आपको मेरा ठीक से स्वागत करना चाहिए। कहानी समाप्त।